Welcome again in the pre-selection appendix 2A ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग के बीच में पीके साहब आ चुके हैं, वापस एक क्लास लिए थे और फिर से वो आपको पेंशन पढ़ाएंगे। कल जहाँ तक अमरिंदर सर पढ़ाए थे उसके बाद कंटिन्यू वो पढ़ाएंगे। और समय ज्यादा नहीं है, 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा उन लोगों का छूट नहीं जाए, इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग 1 से 2 मिनट के अंदर में स्टार्ट करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है, ओके। चलिए, और कैसे कैसे चल रहा है आप लोग का तैयारी? क्लास में मन लग रहा है ना? अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। कुछ हमारे ट्रेनर्स जो है, अपना इंस्ट्रक्टर कुछ ये भी कह रहे थे कि चूंकि ऐसा लेक्चर हम देते तो हैं, बट कभी कभी कुछ क्वेरी करते तो कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो इसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता। फिर लगता है कि पता नहीं हम बोल रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं परख कर रहे हैं। तो कभी कभी बीच बीच में अगर कुछ क्वेरी भी आए तो थोड़ा सा पूछ लेने से, और कुछ डाउट्स रहता है टॉपिक पे तो उसको भी थोड़ा सा कर लेने से थोड़ा रहेगा, तो इंटरेक्शन बना हुआ रहेगा। और उनको भी, ट्रेनर को भी मन लगेगा और आप लोग को भी पढ़ने में मन लगेगा। कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है बीच में, थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा उसको ध्यान में रखिएगा, टॉपिक वाइज अगर कुछ हो, एक टॉपिक अगर होता है तो। क्या पिकेगा सर? सही बोल रहा है ना? हाँ सर। बीच में भी हाँ श्योर श्योर। कुछ क्वेश्चंस वगैरह, हाँ, तो थोड़ा सा रहता रहेगा तो ठीक रहेगा। चलिए, 12:05 हो गया है। वेलकम सर अगेन आपका सेकंड सेशन में। थैंक यू महेश जी। अमरिंदर सर जहाँ तक पढ़ाया था उसके बाद, हाँ, थैंक यू महेश जी। आप कंटिन्यू करें सर। एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष पेंशन लेके जहां से छूट गई है, जहां तक मुझे जानकारी है कि कल एक सर आए हुए थे पेंशन से रिलेटेड, और आगे जो फैमिली पेंशन वगैरह के बारे में आप लोगों से बातचीत करके गए। क्या अभी तक जो भी आप लोग स्टडी किए हैं पेंशन का टाइप, फैमिली पेंशन, कोई प्रॉब्लम? तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, बिल्कुल आगे आ रही है। ठीक है, आगे फिर हम बढ़ रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे। आप लोग पेंशन का टाइप समझ गए, फैमिली पेंशन समझ गए, पेंशन का कैलकुलेशन समझ गए, डीसीआरजी का कैलकुलेशन समझ गए, कम्यूटेशन समझ गए। कोई डाउट हो तो आप लोग नोट करके रखेंगे और बीच में हमसे आप पूछेंगे। जो भी क्लास का पेंशन का हुआ है उसमें जो भी डाउट हो आप लोग नोट डाउन करेंगे, और 25-30 मिनट के बाद आप क्वेश्चन राइज करेंगे। अभी मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ जिससे आपका ये जो पेंशन है ये कल भर चलेगा। इससे यदि कोई क्वेश्चन आपके पास या एग्जामिनेशन में आती है तो आपसे छूटे नहीं, आप उसको इजीली सॉल्व करें। आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे प्रोविजनल पेंशन। पेंशन तो आप लोग समझ गए। अब हम प्रोविजनल पेंशन क्या है इसके बारे में आइए। होता यह है कि यदि कोई एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है, 25 साल किया, 30 साल किया, अनफॉर्चुनेटली यदि कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशरी प्रोसीडिंग के कारण उसका नौकरी या तो पहले या फिर जिस दिन रिटायर कर रहा उस दिन इंस्टीट्यूट हो गया, उस पर कोई चार्जशीट या कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उसका इनिशिएट हो गया, तो उस टाइम में उसको हम लोग प्रोविजनल पेंशन देते हैं। क्योंकि अभी वो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है वो फाइनल नहीं हुई है। जब तक वो फाइनल स्टेज में नहीं जाएगा हम लोग पेंशन का फाइनली एक फाइनल पेंशन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। हम लोग उसको सिर्फ प्रोविजनल पेंशन देते हैं। इसमें होता ये है कि प्रोविजनल पेंशन का भी जो कैलकुलेशन है वो बस नॉर्मल पेंशन की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है कि ये कैलकुलेशन करने वक्त जो भी बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट, उसमें हम दो चीज रोक लेंगे। एंटायर ग्रेजुएटी रोक लेंगे और पेंशन का कम्यूटेशन वो नहीं कर पाएगा, और सारी चीज देंगे हम। ग्रेजुएटी रुक गई, कम्यूटेशन रुक गई, हम देंगे क्या सब? हम पीएफ दे देंगे, लीव दे देंगे, इंश्योरेंस दे देंगे,
और प्रोविजनल पेंशन देंगे। पेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो प्रोविजनल पेंशन 6 महीने के लिए मात्र सैंक्शन होगी वन टाइम में। 6 महीने के अंदर यदि उसका डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग है या जुडिशरी जो भी है वो यदि फाइनल स्टेज में आ गया तो उसका फाइनल पेंशन कर देंगे, अन्यथा 6 महीने पर उसको रिव्यू करेंगे। यही है प्रोविजनल पेंशन। कोई डाउट आप लोगों को इसमें? मालूम होगा कि पेंशन का कैलकुलेशन करते हैं, बता चुके हैं। जो लास्ट पे जो भी रहेगा या लास्ट 10 मंथ का जो इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें जो बेनिफिशियर होगा वो हम एम्प्लॉय को देंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और 40% कम्यूटेशन। लेकिन इस केस में हम 40% कम नहीं करवा पाएगा वो, और जो ग्रेजुइटी उसको मिलेगा वो भी हम होल्ड कर लेंगे, रोक लेंगे। जिस दिन उसका फाइनल हो जाएगा हम दोनों चीज फिर रिलीज करेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि यदि वह 1 साल के अंदर, आप लोगों को मालूम होगा, कल भी शायद जिक्र हुई है, मैंने भी जिक्र करके गया था कि कम्यूटेशन जो होता है उसका वैल्यू हम देते हैं सुपरन्यूएशन के केस में। यदि 60 वर्ष में वो रिटायर कर रहा है तो वो 61 ईयर का 61 ईयर का जो वैल्यू होता है उसे मल्टीप्लाई करके जो उसका वैल्यू टोटल निकलती है वो पेमेंट करते हैं। लेकिन यदि उसकी इंक्वायरी 2 साल चला, 3 साल चला, उसके बाद फाइनल होगा, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या वो पेंशन का कम्यूटेशन फिर अगली बार करवा पाएगा? वो करवा पाएगा। इसलिए कि यदि 1 साल के अंदर उसका जो भी डिपार्टमेंटल या जुडिशरी प्रोसीडिंग है वो यदि फाइनल कंडीशन में आ गया, फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको जिस दिन से रिटायर किया हम कम्यूटेशन वैल्यू दे देंगे। लेकिन 1 साल के बाद यदि वह फाइनल होती है, 2 साल लगती है, 3 साल लगती है, तो आफ्टर 1 ईयर हम उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे, और उस मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद जिस दिन से वो ऑप्ट करेगा उस दिन से फिर अगला नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। इसीलिए जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, जिसको हम पीपीओ कहते हैं, जो रिटायरमेंट के टाइम उसको एक पेपर मिलती है और वो बैंक में भी हम भेजते हैं, जिसके आधार पर उसको पेमेंट होता है पेंशन, उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि ये फर्स्ट कम्यूटेशन है या सेकंड कम्यूटेशन है। यदि 2 बार कम्यूटेशन हुआ है तो 2 बार लिखेंगे, कब से हुआ है वो डेट लिखेंगे, और कब तक है वो भी लिखेंगे। तो नॉर्मल जो सुपरनेशन का केस था उसमें 60 वर्ष में करेगा तो 75 ईयर में रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन कोई यदि 62 ईयर्स में करता है कम्यूटेशन तो फिर 15 ईयर्स यानी 77 ईयर्स तक चलेगा। कहीं दिक्कत इस समय? ये है प्रोविजनल पेंशन। कोई डाउट हो तो आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं हम एक पॉइंट जो शेयर भी किए हैं कुछ नोट्स को, जो आप देख लेंगे। कोई डाउट हो तो उसको नोट करके रखेंगे प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है RELHS। ये वर्ड आप लोग सुने होंगे, यदि कोई आदमी पेंशन में काम किए होंगे तो अच्छी तरह, नहीं तो आप लोग बुक में पढ़े होंगे। इसका फुल फॉर्म है रिटायर्ड एम्प्लॉयज लिबराइज हेल्थ स्कीम 1997। ये क्या चीज है उसको समझिए। अभी 7 CPC और 6 CPC में तो कुछ कहा नहीं। पहले क्या है उसको मैं 2 लाइन पहले का बोल दूं, उसके बाद में आता हूं उस पॉइंट पर। पहले ये था कि आप कोई आदमी रिटायर किया तो आपको मेडिकल का फैसिलिटी चाहिए। तो मेडिकल की फैसिलिटी में 2 चीज होती थी, एक इंडोर और एक आउटडोर। तो पहले जो RLHS इस स्कीम में जो शामिल हो जाता था उसको इंडोर का फैसिलिटी, या जो नहीं होता था उसको हम लोग मेडिकल अलाउंसेस देके छोड़ देते थे। ये कंपलसरी नहीं था पहले। पहले ये था कि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो जाइए, उसके लिए उसका लास्ट मंथ का जो सैलरी होता था वो कट जाती थी। अब ये 2006 से जो 2008 में आया है 6 PC कमीशन में, उसको ये किया कि आपकी यदि 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो आप इस स्कीम में शामिल आपको होना है, और इसमें वही प्रिविलेज आपको मिलेगा जो एक सर्विंग एम्प्लॉय को मिलता है। जैसे आपको मेडिकल की ट्रीटमेंट मिलेगी, यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं इलाज कराते हैं तो आपको उसका रिम्बर्समेंट भी मिल जाएगा, उसका हम लोग पेमेंट करेंगे। आपको रेलवे का हॉस्पिटल मिलेगा, एम्बुलेंस सेवा मिलेगी, डाइट का जो एक्सपेंस है वो रेलवे देगी। लेकिन उसके लिए क्या पे किया? अब लास्ट पे का जो बेसिक पेंशन था, जो पेंशन कहते हैं लास्ट पे जो किया, उसको 7 CPC में एक मैट्रिक्स में डाल दिया, एक फिक्स रेट, सब्सक्रिप्शन रेट
क्या किया कि लेवल यदि आपका 1 to 5 के अंदर जो एम्प्लॉय है, जो आप तो जानते हैं लेवल 1 to 5 अब 7 सीपीसी में ग्रेड पे समाप्त हो गई थी, लेवल आ गई है, उसको 30,000 रुपए। यदि लेवल 6 में है तो उसको 54,000 रुपीज, 7 से 11 में है तो 78,000 रुपीज, और लेवल 12 एंड एवं तो 1,20,000। लेकिन याद रखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये टेबल और उस एम्प्लॉय का लास्ट पे, इस दोनों में जो कम हो, इस दोनों में जो कम होगा वो हम उसके सैलरी से, सैलरी नहीं उसके पेंशन के टाइम में इतना डिडक्शन कर लेंगे, और उसको आरएलएचएस जो 97 का स्कीम था उसमें हम शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद इस पे डिपेंड, ये फिक्स मेडिकल अलाउंसेस नहीं है, ये आपको शामिल हो गया, आपको ओपीडी फैसिलिटी मिलेगा। ओपीडी यानी इंडोर आउटडोर पर आइए, ओपीडी में फिर ये हो जाएगी। दूसरा एक आता है फिक्स मेडिकल अलाउंसेज। ये दोनों को मैंने इसलिए एक जगह बता रहा हूं कि दोनों को आप लिंक कर पाइए। पहले कंपलसरी नहीं था, बाद में इसको कंपलसरी किया गया है। 20 इयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो 7 सीपीसी में सब्सक्रिप्शन रेट दिया हुआ है और इम्प्लॉय का जो लास्ट पे है, इस दोनों में जो कम हो, नॉर्मली जो आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन जो रेट है यही कम होता है, और इतना हम लोग उसके रिटायरमेंट के टाइम में डिडक्शन कर लेते हैं और उसको आरएसएस का कार्ड दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिक्स मेडिकल अलाउंसेज। ये है चिकित्सा भत्ता। सर, हेलो हाँ सर, बताइए। इंडोर और आउटडोर वर्डिंग का क्या मतलब है? क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटल में इलाज कराने के जाते हैं तो एक होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कुछ ऐसी बीमारी है कि आपको वहां पर एडमिट होना पड़ गया। एक होती है कि आपने गया डॉक्टर से दिखाया, दवा लिया और वहां से चले आए। हेलो, आप जी। सुन रहे हैं? हाँ सर जी। हाँ, यही दोनों डिफरेंस है, वही इंडोर आउटडोर में डिफरेंस है। इसी पर हम आगे ओके। आ रहे हैं, उसको और क्लियर कर रहे हैं फिक्स मेडिकल अलाउंसेस के बारे में। जी। इसको समझिए पहले, तब फिर दोनों ओके को सर। लिंक कर देंगे तो और आसान होगा। इसमें क्या होता है कि अब आपने आरएलएस का कार्ड आपको मिल गया, अब आप जो क्रॉनिक डिजीज होगा उसमें आप एडमिट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हॉस्पिटल रेफर भी करेगा, लेकिन आपको कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स मेडिकल अलाउंसेज मिलेगा। इसके लिए क्या कंडीशन है वो पहले समझिए। इसके लिए कंडीशन है कि यदि कोई रेलवे का एम्प्लॉय है, या एम्प्लॉय नहीं अब वो पेंशनर बन गया है, रेलवे का पेंशनर है या उसका डिपेंडेंट कोई फैमिली पेंशनर है, आप उस आरएसएस कार्ड आपने लिया या नहीं लिया इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो रेसिडेंस होगा, जो आप पेंशन कैलकुलेशन करने वक्त पीपीओ जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर होती है उसमें यदि आपने जिक्र किया है जो एड्रेस, वहां से 2.5 किलोमीटर के डिफरेंस पर, के डिस्टेंस पर यदि कोई हेल्थ यूनिट है, याद रखेंगे 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर से यदि ज्यादा है तो आप मेडिकल अलाउंसेज का फैसिलिटी ले सकते हैं। यदि 2.5 किलोमीटर के अंदर है तो आपको मेडिकल का नहीं मिलेगा अलाउंस का फैसिलिटी। क्लियर? यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि आप आरएसएस कार्ड धारक है या नहीं है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है यहाँ पर? आप जब रिटायर कर रहे हैं उस टाइम में पेंशन पेमेंट ऑर्डर में जो एड्रेस आप दिखा रहे हैं, मान लेते हैं पटना में एक सेंट्रल हॉस्पिटल है और सेंट्रल हॉस्पिटल के बगल में मेरा अपार्टमेंट है, और आप देते हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, तो आपको 2.5 किलोमीटर के वो डिस्टेंस के अंदर आ गया तो आपको मेडिकल अलाउंसेज नहीं मिलेगा। आप यदि देते हैं कि नहीं हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां 2.5 किलोमीटर के बियॉन्ड में कोई भी रेलवे का हेल्थ यूनिट नहीं है, तो आपको ये अलाउंसेज जो भी फिक्स है वो आपको मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इसमें भी आपको अलाउंसेज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्रॉनिक डिजीज में आप फैसिलिटी हॉस्पिटल का ले सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज जो भी है उसका एक लिस्ट है, जैसे कैंसर है और सारा डिजीज है, उसमें आप हॉस्पिटल में सुविधा ले सकते हैं। तीसरी पॉइंट, पहले इसका रेट बहुत कम था,
बहुत कम थी। आज के डेट में ये 1000 रुपए 7 CPC में ये रिकमेंडेशन आई थी, होना तो चाहिए था 1116 से, लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया कि नहीं, 28 जुलाई 2017 से हम 1000 रुपए पर मंथ उस पेंशनर को देंगे जो फिक्स मेडिकल अलाउंसेज लेना चाहता। पहले इसका रेट था, मैंने इसलिए जिक्र कर दिया कि थोड़ा डेट आप लोग याद रखेंगे कि 1/12/1997 से 100 रुपए थी, 1/9/2008 से 300 रुपए थी, 19/11/2014 से 500 रुपए हो गई, और आज की डेट में 28/7/2017 से ये 1000 रुपए पर मंथ उसको मिलेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? एक पॉइंट और याद रखेंगे, इसमें जोड़ दिए हैं, वो क्या, उसमें यदि कोई एम्प्लॉय है वो रिटायर कर गया, मेडिकल अलाउंसेज ले रहा था और आफ्टर रिटायरमेंट वो एक्सपायर कर गया, ठीक है, जब वो एक्सपायर कर गया तो रेलवे बोर्ड का सर्कुलर क्लियर कट गाइडलाइन है कि जो उसका फैमिली है उसको भी मेडिकल अलाउंसेज मिलेगा उसी टर्म कंडीशन पर जिस दिन से वो एक्सपायर किया उसके नेक्स्ट अगला डे। लेकिन यदि वो वहां से अपना आवास बदल लिया तो मेडिकल अलाउंसेज नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले मिल रहा था, इसका मतलब वो 2.5 किलोमीटर के दूरी पर दिखाया था। अब यदि वो 2.5 किलोमीटर के अंदर आ जाएगी तो फिर हम नहीं देंगे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? कोई डाउट है? अब हम दोनों को लिंक कर रहे हैं। अब आप लिंक ऐसे समझिए। हाँ बोलिए। डेथ केस में सर? डेथ केस में ही मिलेगा। हेलो। डेथ केस में बस वही कंडीशन है, हम इसलिए बता दिए हैं कि रेलवे पेंशनर हो या फैमिली पेंशनर हो। हाँ, कोई फैमिली पेंशनर नहीं है सर, या तो जॉब में एक्सपायर कर गया या फिर रिटायरमेंट के बाद एक्सपायर किया है। हाँ, ठीक है, दोनों कंडीशन में उस फैमिली को मिलेगा जी। जॉब में है सर तो डेथ केस हुआ तो मिलेगा। जॉब में है डेथ के तो भी मिलेगा, माने सारी फैसिलिटी मिलेगी जो एक सर्विंग एम्प्लॉय को मिल रहा है वही पेंशनर को भी मिलेगा। हमने पेंशनर यूज किया, पेंशनर या तो खुद होगा या फिर फैमिली होगा, यही नहीं हो सकता है? तो दोनों के लिए कंडीशन लागू है। यही कारण है कि हम आते हैं इस पर। आप लोग एक यदि हो सके तो एक पेंशन पेमेंट ऑर्डर को देखिएगा। जो पीपीओ होती है उसमें फैमिली पेंशन का जो भी टर्म कंडीशन है, उसका वाइफ हो या जो भी हो, या उसका हस्बैंड है, यदि वाइफ कोई लेडी जॉब करती है तो हस्बैंड होगा फैमिली पेंशन, उसमें ये सारे टर्म कंडीशन उस पीपीओ में लिखी रहती है। फैमिली पेंशन हम लोग यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय रिटायर करता है तो उसी टाइम में उसके फैमिली पेंशन को भी सैंक्शन कर देते हैं, जो उसके एक्सपायर होने के बाद फैमिली को मूव नहीं करना पड़े ऑफिस, कभी मेडिकल के लिए तो कभी अमाउंट के लिए, सारा सैंक्शन करके हम लोग भेजते हैं। जिससे क्या होता है कि वो बैंक में सिर्फ गई और बैंक में जाने के बाद जो उसका फॉर्मेलिटीज है, जो अंडरटेकिंग वगैरह है, वो जाके जमा करे, उसका सारा चीज स्टार्ट हो गया। पहले जब पहले का पीपीओ आप देखिएगा, जिस समय मैंने बताया था आरएलएस कंपलसरी नहीं था, उस टाइम में देखिएगा तो मेडिकल अलाउंसेज नहीं जिक्र रहता था पीपीओ में, जिसमें पेंशनर को बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानी होती थी। वो फिर डिवीजन गया, फिर हेडक्वार्टर आई, फिर पेपर बनेगा, फिर जाएगा। इसीलिए अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि मेडिकल अलाउंसेज आपको लेना है कि नहीं लेना। यदि लेना है तो मेडिकल अलाउंसेज के आगे यस, नहीं लेना है तो मेडिकल अलाउंसेज नो, क्लियर रहता है गाइडलाइन। इसीलिए बैंक को देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर थोड़ा और पूछना चाह रहे हैं, मतलब डेथ केस है और उसमें 20 वर्ष नहीं हुआ है सर्विस का, तो मिलेगा कि नहीं मेडिकल? हाँ हाँ मिलेगा। 20 वर्ष का कंडीशन हमने केवल RELH के लिए बोला है, हम इसके लिए नहीं बोले हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंसेस के लिए नहीं बोले हैं। अच्छा, हमने पहला लाइन में पहले इसीलिए आर्टिकल 97 में उसमें जिक्र किया है, इसमें मैंने फिक्स मेडिकल अलाउंसेस में जिक्र नहीं किया। इसके लिए कोई कंडीशन, यदि कोई आदमी 1 साल नौकरी किया, 1 ईयर और एक्सपायर कर गया, मेडिकल अलाउंसेज मिलेगा, लेकिन कंडीशन उसका सिर्फ एक है, एक ही कंडीशन है कि वो जहां उसका आवास है, जो उस आवास को उस पीपीओ में जिक्र कर रहा है, वहां से 2.5 किलोमीटर के अंदर में हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। 2.5 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं है।
आप हॉस्पिटल के बगल में रह रहे हैं और 1,000 रुपया ले रहे हैं और हॉस्पिटल बगल में है, फिर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत? ठीक है, हाँ सर। कोई ठीक दिक्कत? हेलो हेलो सर। हाँ बताइए, हाँ सर, पूछना है एक चीज। बताइए। सर, अगर किसी को मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, हाँ, और उसके बाद क्या वो फिर अस्पताल में भी इलाज करा सकता है करा सकता अगर है। 2.5 किलोमीटर से दूर है? जी अच्छा, जी, मतलब आप दोनों चीज उसको अस्पताल में इलाज करवाएंगे, बता देते हैं। यदि आप मेडिकल अलाउंसेज ले रहे हैं तो आप क्रॉनिक डिजीज में करा सकते हैं। नॉर्मल जैसे क्रॉनिक दिखाना डिजीज होता का है दैट हाँ। मीन्स आप ऐसी आपको रात में जरूरत पड़ गई कि आप मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन आप जाएंगे ओपीडी फैसिलिटी में कि चलो दिखा लेते हैं, दवा ले लेते हैं और चले आएंगे, वो नहीं कर सकते। वो चीज फिर नहीं होगा, है ना सर? हाँ, उस चीज के लिए नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीज आपको नहीं मिल सकता हाँ, है। मेडिकल अलाउंसेज भी 1,000 ले लीजिएगा और जाके पैरासीटामोल भी खरीद लीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा आप नहीं होगा, ठीक है सर। हाँ, आप क्रॉनिक डिजीज में एडमिट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मिलेगा आपको। और 1,000 रुपए के लिए आप बाहर से दिखाइए, बाहर से दवा खरीदिए, इसीलिए 1,000 रुपए मिल रही है। हाँ, ठीक है सर, ओके। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है सर। आवाज खड़खड़ाहट आ रहा है सर। आवाज में आवाज खड़खड़ाहट आ रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हम लोग के लिए आवाज ठीक है सर। ठीक है, आवाज, झाजी, हाँ हाँ झाजी, हाँ हाँ, बोलिए आपका सर। आवाज एकदम क्लियर है। हाँ, हाँ, उनका थोड़ा सा क्लियर है सर, आवाज क्लियर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है पेंशन। वैसे अपेंडिक्स 2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन से नहीं रहती है, ये शॉर्ट नोट वगैरह कभी एक दो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है यदि इसको आप अच्छी तरह देख लें तो। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग इंटरेस्ट इसमें जगावें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। हमने एक दो शॉर्ट फॉर्म का एक जिक्र कर दिया है, जो पीपीओ, इसका पेंशन पेमेंट होता है। एक आप पीपीए वर्ड काफी यूज होगा, पेंशन पेमेंट एडवाइस। नहीं, ये गलत लिखा गया, पीपीए नहीं, पीएसए होगा, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। एक मिनट, ठीक है, पीएसए पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। अच्छा, वो तो लिख दिए थे हम। नहीं, एक चीज और बता दें, लिखिए। एक वर्ड है पीपीओ, जो बताते हैं हम, और एक है पीपीए। पीपीओ दैट मीन्स पेंशन पेमेंट ऑर्डर, और एक है पीपीए, पेंशन पेमेंट ऑथोरिटी। इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ जाइए। ये आप लोगों को हो सकता है कि पढ़ने वक्त थोड़ा कंफ्यूजन हो कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला जो लिखे हैं हम, पीपीओ, ये ऑर्डर है, यानी आदेश। हम एक डिस्पर्सिंग एजेंसी को, डिस्पर्सिंग एजेंसी दैट मीन्स बैंक या पोस्ट ऑफिस, आप लोगों को मालूम होगा, नहीं तो जानकारी ले लीजिए कि पेंशन आप बैंक से ही, जो नॉमिनेटेड, जो हमारे यहाँ ऑथराइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उससे पेंशन दे सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस से पेंशन दे सकते हैं। अब ट्रेजरी का कंसेप्ट नहीं है, पहले ट्रेजरी से आप ले सकते थे, पोस्ट ऑफिस भी वही आप सकते हैं जहां एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, वहीं पर आप पोस्ट ऑफिस से अब ले सकते हैं। अभी भी अपने रेल में करीब 4,000 पोस्टल से पेंशन है, लेकिन उसको हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं बैंक की तरफ, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं आ रही है, लेकिन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा एक पॉइंट मैंने लिखा है पीपीए, पेंशन पेमेंट ऑथोरिटी। ये क्या चीज होती है वो बताता हूँ। क्या हुआ कि यदि कोई इंप्लॉय रिटायर किए, हम लोग उनका पेपर, जिसको पीपीओ कहते हैं, जारी कर दिए। बाद में पता चला कि इनका जो पेंशन मैंने फिक्स किया है वो तो सही है, फॉर्मेशन है जो या तो गलत चला गया, या फिर कुछ फैसिलिटी उनको लेना है। पहले इन्होंने कहा कि मेडिकल मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बाद में दे दिए कि नहीं, मेडिकल और अलाउंसेस चाहिए। लाइफ टाइम में पूरे कह सकते हैं लाइफ में एक बार ये फैसिलिटी अपना चेंज कर सकते हैं। मेडिकल लेना है तो नहीं भी ले सकते हैं, और नहीं लेना है तो चेंज भी कर सकते हैं। तो बार बार जो ऑफिस है, ये आपको पीपीओ जारी नहीं करेगी, पीपीओ सिर्फ एक बार जारी होगा।
उसके एवज में फिर जो दूसरा पेपर हम जारी करेंगे, जो बैंक को देंगे फिर हम, वो उसको कहते हैं हम लोग पीपीए, पेंशन पेमेंट ऑथोरिटी। वो ऑथोरिटी जब बैंक में जाएगा तो वही पीपीओ का जस्ट एक पार्ट है। क्लियर? और तीसरा मैंने एक वर्ड लिखा है पीएसए, पेंशन सैंक्शनिंग ऑथोरिटी। याद रखेंगे, डिसबर्सिंग ऑथोरिटी और ये है सैंक्शनिंग ऑथोरिटी। ये थोड़ा आप लोग नोट कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नोट डाउन करेंगे, मैं आऊंगा नेक्स्ट, इसके बाद फिर मैं पूछूंगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। एक पॉइंट और जिक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है एक्स ग्रेशिया पेंशन। ये क्या चीज होती है? आपको याद होगा कि मैंने पहला दिन आप लोगों से बात किया तो बताया था कि पेंशन का एक टाइप, तो आप 4 ही टाइप याद रखेंगे। उसके बाद ही बहुत सारा जिक्र किए हैं, जस्ट अभी कर दिए हैं। प्रोविजनल पेंशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन, एक्स ग्रेशिया पेंशन। ये टाइप नहीं है, ये क्या है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आया था जिस एम्प्लॉय को मुझे पेंशन देना पड़ा, गवर्नमेंट को देना पड़ा, उसको एक कैटेगराइज किया गया। अब ये एक्स ग्रेशिया पेंशन सैंक्शन नहीं होती है, ये पहले का है। पहले फर्स्ट डे मैंने बताया था कि पेंशन जो स्कीम है वो शुरू हुई थी 16/11/1957। और ये भी मैंने जिक्र किया था कि उससे पहले का जो एम्प्लॉय था 1 अप्रैल 1957 से लेके 15 नवंबर 1957 के बीच का एम्प्लॉय, उससे एक ऑप्शन लिया गया था जो आपको पेंशन स्कीम में शामिल होना है नहीं होना। 95% या 97% एम्प्लॉय ने पेंशन स्कीम में ऑप्ट कर दिया कि मुझे पेंशन स्कीम में चाहिए, और पेंशन की तरह उसका सारा ऑर्डर वगैरह निकला, सारा रिटायरमेंट बेनिफिट मिला, सब कुछ हुआ। लेकिन कुछ एम्प्लॉय बच गए जो उस समय में पेंशन स्कीम में शामिल नहीं हुए जिस भी कारण से। तो 1 अप्रैल 1957 से लेके 31/12/1985, ये डेट याद रखेंगे। इस दरमियान के जो एम्प्लॉय थे सर्वाइविंग, उस समय के फैमिली, उस पर आ रहे हैं हम, उस समय में जो नौकरी करते थे, उन्होंने पेंशन स्कीम को नहीं चुना और दिया कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने इसके लिए, गवर्नमेंट ने कुछ सोचा कि चलो ये रिटायर कर गया है, इसको पेंशन मिलेगा नहीं, इसका गुजारा कैसे होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो कुछ राशि एक्स ग्रेशिया, कुछ एक अनुग्रह राशि के रूप में इसको सैंक्शन किया गया। वो सैंक्शन क्या हुआ कि 1/86 से इसको मात्र 150 रुपीज, 150 रुपए, ये 6 में आया तो इसको 605 रुपए। आप याद रखेंगे, उस पर मैंने जोड़ दिया है 303 रुपए, जिसका मैं जिक्र करता हूं। 1/7/2013 से वही 605 से 645 रुपए कर दिया, और आज के डेट में भी इसको यही पेंशन मिलता है। अपने रेल में, ईसीआर में अभी भी करीब 300 से ज्यादा एक्स ग्रेशिया पेंशनर हैं। अभी भी ये हमारे यहाँ के पेंशनर नहीं है, दूसरे रेल से आया है, बहुत सारे ईस्टर्न रेलवे के पेंशनर है जो अभी भी पेंशन ले रहे हैं, एक्स ग्रेशिया पेंशन। अब इस पर आते हैं फिर 150% प्लस डीआर, डियरनेस रिलीफ। याद रखेंगे कि अभी तो 17% डीआर चल रहा है, लेकिन इस कैटेगरी के पेंशनर के लिए डीआर का रेट बहुत ज्यादा है, और डीआर 1/1/20 से इसका चल रहा है 314%। क्लियर? एक चीज और आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि 1 अप्रैल 2004 से जब डीए का रेट 50% से ज्यादा हो गई थी, तो 50% डीए को मर्ज कर दिया गया था बेसिक में, जिसको डीएनएस पे कहते हैं। वही चीज इसके लिए भी एक सर्कुलर आई कि आप एक्स ग्रेशिया पेंशनर का भी, चूंकि डीए बहुत ज्यादा हो गया है, आप 50% मर्ज कर दीजिए बेसिक का। इसीलिए मैंने लिखा है 1/6 से 605 रुपए प्लस इसका 50% 303, यानी 908 रुपए, प्लस डीआर यानी डियरनेस रिलीफ, यही मिलेगा। उसी तरह फिर 605 को चेंज करके 1/7/2013 से किया गया 645 रुपए, उसका 50% 323 प्लस डीआर, डीआर 314%। यानी ओवरऑल जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 3,000 से 3,200 रुपए मात्र पेंशन उसको मिल रही है आज के डेट में भी। लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि मेडिकल अलाउंसेज का जो मैंने ऊपर में जिक्र किया, इज नॉट एट्रिब्यूटेबल ऑफ सच पेंशनर।
ये मेरा पेंशनर नहीं है, इसीलिए ना इसको ओपीडी का सुविधा मिलेगा, ना इंडोर मिलेगा, ना आउटडोर मिलेगा, ना आरएचएस कार्ड मिलेगा, ना मेडिकल अलाउंसेज मिलेगा, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनुग्रह पेंशन है, एक्स ग्रेसिया पेंशन। कोई डाउट इसमें? कोई क्वेश्चन एक्स ग्रेसिया से रिलेटेड? नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। डीआर का फुल फॉर्म क्या हुआ सर? डीएनएस देखिए क्या होता है ना, हम लोग लेते हैं डीए, डीएनएस अलाउंसेस कहलाता है, और वो पेंशनर को देते हैं हम लोग डीआर। सेम चीज है, केवल लैंग्वेज का है, वहां अलाउंसेस जो आता है, यहाँ रिलीफ होता है, ओके सर। डीएनएस रिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? नहीं, आगे चलते हैं। एक्स ग्रेशिया पेंशन के बाद हमने आ गया है, अब आप पेंशन को बहुत कुछ समझ गए हैं। आप सबसे पहले एक आइए इंश्योरेंस पर, उसके बाद हम चलेंगे अर्पण पर। आप इंश्योरेंस क्या है? अभी आप लोग का शायद सब्सक्रिप्शन रेट कुछ कटता होगा जीआईएस में, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपए वगैरह कटनी चाहिए आप लोग का, कट रहा होगा इतना पैसा। ये क्या होती है कि एक ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसको कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम 1980। ये 80 में लॉन्च हुआ था। CGEIS 80 से पहले का जो एम्प्लॉय था उसको ये पैसा नहीं करती थी, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए जो भी है रेट, वो नहीं करता था। ये आया ही है 1 जनवरी 1982 से। उसके बाद जो एम्प्लॉय थे, या तो एग्जिस्टिंग पहले या जो रिक्रूट हो गया है, उसमें ये हुआ कि यदि कोई ये एम्प्लॉय एक्सपायर कर जाते हैं या वो रिटायर करते हैं, तो ही कंडीशन में वो सेवानिवृत्त होंगे या फिर एक्सपायर कर जाएंगे, तो इनके फैमिली को कुछ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। उसके लिए ये फंड को लॉन्च किया गया। इसमें होता यह है कि एक रेट फिक्स कर दिया गया है, उस रेट के हिसाब से ग्रुप वाइज, एम्प्लॉय वाइज, एम्प्लॉय जो ए कैटेगरी का है, जो बी कैटेगरी का है, जो सी का है या डी का है, इस चारों ग्रुप में डाल दिया गया है। जैसे हम लोग क्या है सी में, आप भी किस ग्रुप में है? सी में, तो आपको 30 रुपए का पर मंथ सब्सक्रिप्शन देना होगा, और उस पैसा को 70% इंश्योरेंस फंड में और 30% सेविंग फंड में इन्वेस्ट करके आप जब रिटायर करेंगे तो आपको 30,000 रुपए का इंश्योरेंस है। उसका एक टेबल आता है हर एक साल, वो हर एक साल 2 बार आती है, और उस टेबल के 30,000 आपका इंश्योर्ड है। इस पैसा को फिर देखेगा कि आपने कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, उस हिसाब से आपको पैसा रिटायरमेंट के टाइम में मिल जाएगा। यदि वो एम्प्लॉय एक्सपायर कर जाता है तो ये पैसा उसके फैमिली को, यदि फैमिली नहीं है तो उससे नॉमिनेटेड जो व्यक्ति होगा उसको, या सक्सेसर सर्टिफिकेट देगा जो होगा उसको ये पैसा मिलेगी। इसको पढ़ लेंगे आप लोग। जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रेलवे में कब शुरुआत हुआ था वो याद रखेंगे, 1/1/1982। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलेंगे अब हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर। आप लोग पेंशन को मोटा मोटी समझ गए हैं, हम जहां तक आशा करते हैं। नहीं समझे हैं तो आप क्वेश्चन राइज करेंगे। काइंड समझ गए, ये भी समझ गए आप। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। आप लोग जहां भी काम करते होंगे, यदि पेंशन में कोई आदमी होंगे तो देखे होंगे कि ऑर्फन का हमारे यहाँ काम चलती है। हम लोग जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर किन्हीं व्यक्ति को रिटायर करके जो जारी करते हैं, वो हमारे यहाँ एक मॉड्यूल है आई पास, तो क्रिस के द्वारा संचालित होता है। और आई पास से हम लोग उनका क्या करते हैं, तो पीपीओ जारी कर देते हैं आई पास के थ्रू। आई पास का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। लेकिन ये जो अर्बन है, ये स्पेशली फॉर पेंशन, ये सिर्फ पेंशन के लिए लाया गया। ये दूसरा, इसमें और कोई भी प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। केवल पेंशन के लिए, पेंशन का काम यही समाप्त नहीं होती है। जब हम व्यक्ति को रिटायर करते हैं तो उनका पीपीओ जारी कर देते हैं, वो बैंक में चला जाता है। उस पर हम आएंगे बाद में, जो बैंक में कैसे प्रोसेस करता है। लेकिन उसका डाटा, चूंकि
आईपास से हमने रिटायर किया तो उनका डाटा सारा कैप्चर किया गया है आईपास में। हर एक 15 डेज के बाद वो आईपास से डाटा ट्रांसफर फिर हो जाती है कहाँ, अर्पण के पास। और अर्पण को बनाया गया है इस उद्देश्य से कि यहाँ हम सारे पेंशनर को जो भुगतान बैंक करती है उस बैंक के डाटा, बैंक का डाटा दैट मीन्स क्या, दो डाटा, या तो डेबिट स्क्रॉल पेंशन देगा तो उसको डेबिट स्क्रॉल कहेंगे, और यदि कोई रिकवरी लेगा तो उसको हम क्रेडिट स्क्रॉल कहेंगे। तो क्या होता है कि डेबिट स्क्रॉल के साथ उसको मैच कर सके कि किसी व्यक्ति को पेंशन हम ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, ये जानकारी प्राप्त कर लेना। तो रिकॉन्सिलेशन का जो मेन फंक्शन है वो अर्पण के पास है। ठीक है, अभी पूरे भारत में करीब 13.5 लाख पेंशनर है। तो ये सारे जोनल रेलवे जितने भी बैंक ऑथराइज बैंक है वो सारे बैंक के सीपीपीसी एक वर्ड है जिसका फुल फॉर्म हमने लिख दिया है, ये है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम सेंटर। हर एक बैंक ने क्या किया है, अपना एक सीपीपीसी खोल लिया है और उसका वर्क ये है कि वो पेंशन को देना, स्क्रॉल जनरेट करना, स्क्रॉल जनरेट करके डेजिग्नेटेड रेफरेंसियों के पास भेजना और एक डाटा अर्पण को भी प्रोवाइड करना। तो एक डाटा हमारे पास आती है, वही डाटा जाती है फिर अर्पण को। तो दोनों डाटा से वो क्या करते हैं, हमारे पेंशन मास्टर से मैच करते हैं और मैच करने के बाद जो मिसमैच होता है उस डाटा को फिर हमारे पास भेजते हैं। उसके बाद हम उस डाटा को फिर चेक करते हैं और देखते हैं कि किसी का पेंशन ज्यादा हो गया तो उसका रिकवरी करते हैं, यदि किसी का पेंशन कम है तो उसको हम लोग देते हैं। दैट मीन्स आप पेंशनर को हेल्प भी कर सकते हैं यदि किसी का कम पेमेंट हो रहा है तो। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? 2 मिनट बचा हुआ है, 1 से 2 मिनट बचा हुआ है, हो सकता है फिर से ज्वाइन कर कोई लीजिएगा। क्वेश्चन हो आप लोगों इस को बीच तो में अगर आप खत्म लोग कर देता तो ओके। जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग का? क्या एंड तो सेशन में एंड कर दिया जाए सर? जी जी